हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न विद्वानों द्वारा काव्य की परिभाषा। मतलब जो काव्य शास्त्री विद्वान हैं उन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भरत मुनि क्या कहते हैं काव्य के बारे में? इनका है मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमनृत्योज्यम बहुसंकृत मार्गम बहुरस कृत मार्गम संधिसंधान युक्तम सा भवति सुकाव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। मतलब इन्होंने काव्य के बारे में जो परिभाषा दी कि काव्य कैसा होना चाहिए, मृदु ललित होना चाहिए, गूढ़ शब्दार्थ से बद्ध होना चाहिए, जनपद सुखबोध्यम सभी को सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए, और बहुरसकृत मार्गम बहुत सारे रसों से युक्त होना चाहिए। ये इनकी क्या है? परिभाषा है। और इन्होंने ही क्या कहा है? अर्थक्रियेपतम काव्यम। भामा का बहुत पूछा जाता है। भामा का है शब्दार्थो सहितो काव्यम का। इनका कहना है कि जो शब्द अर्थ से युक्त है वही क्या है? काव्य है। शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामा का कौन सा कथन है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। दंडी का है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अब इसको हम थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हैं। पदावली लास्ट के शब्द में हम देखते हैं कि दा आया है और दंडी के नाम में भी दा है। तो कहीं भी अगर पदावली जैसा दिखे, पदावली आया है, कोई ऐसी परिभाषा है, जैसे नहीं याद आ रहा है कि किसकी है, तो हम किसकी करेंगे? दंडी की। शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। जब किसी को दंड दिया जाता है तो क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है ना, तो व्यवच्छिन्ना पदावली। इसका जो हिंदी है अभीष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य है। वामन क्या कहते हैं? वामन जैसा कि वामन ने रीति का प्रवर्तन किया था, तो इन्होंने क्या कहा काव्य के बारे में? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। अलंकार के कारण काव्य ग्राह्य होता है। फिर क्या कहते हैं? सौंदर्यम अलंकारः। सौंदर्य ही अलंकार है। फिर कह रहे हैं सदोष गुणालंकार हाना दानाभ्याम काव्यम। काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति दोषों के त्याग गुण एवं अलंकारों में ग्रहण से होती है। उनका क्या है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। सौंदर्यम अलंकार सदोष गुणालंकार। ये इन्होंने गुण को 20 गुण माने हैं। तो अगर गुण की बात आए तो गुण कहाँ होता है? मन में होता है। तो किसकी परिभाषा है? ये वामन की है। इसके बाद है रुद्रट का बहुत पूछा जाता है। ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम। अब देख रहे हैं रुद्रट में ऊ की मात्रा लगी है और ननु पहले ही शब्द में ऊ की मात्रा लगी है। ननु शब्दार्थो काव्यम। तो अगर पूछे ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी परिभाषा है, तो हमें याद करना चाहिए कि ननु में भी ऊ लगा है, रुद्रट में भी ऊ लगा है, तो ये किसकी हो जाएगी? रुद्रट की हो जाएगी। इसके बाद और हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन का है शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। काव्य तो शब्दार्थ का शरीर है। तो आनंद कब आता है? जब किसी के शरीर को देखते हैं तो क्या आता है? आनंद आता है। ऐसे कर लेते हैं। जब किसी के शरीर को देखते हैं, ताव में वो है, तो कैसा लगता है? खुद को क्या आनंद आता है ना। तो आनंदवर्धन का क्या है? शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम। कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम ताद्विधा आह्लादकारी। मतलब अगर एग्जाम में पूछे शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी किसका है, तो हम किसका कहेंगे? कुंतक का है। कुंतक ने वक्रोक्त संप्रदाय का क्या किया था? प्रवर्तन किया था। तो वक्र कवि व्यापारशालिनी
तो हम कह देंगे ये कुंतक की परिभाषा है। वक्र कवि व्यापार शालिनी। मम्मट की क्या परिभाषा है? मम्मट का है तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि। यहाँ पे हम देख रहे हैं पा, और पा का ही पंचमाक्षर जो है पा फा भ माँ से शुरू हो रहा है मम्मट। ऐसे भी कर सकते हैं आप कि पा वर्ग का ही क्या है, माँ भी है, तो क्वापि जैसी परिभाषा अगर दिखे तो पा वर्ग का माँ है तो मम्मट है। या फिर ऐसे ही कर सकते हैं आप, इसमें भी दूसरे नंबर पे दो, एक आधा है एक पूरा दा है, तो इसमें भी एक आधा माँ है एक पूरा माँ है, तो ये किसकी परिभाषा है? तद्दोषौ मम्मट की है। इसके बाद है अग्निपुराणकार। ये कम पूछा जाता है फिर भी हम देख लेते हैं। संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। व्यवच्छिन्ना पदावली हमने दंडी का भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्या है? संक्षेपाद। यहाँ आगे क्या जुड़ गया है? संक्षेपाद। तो संक्षेपाद वाक्य मिष्ठार्थ। मिष्ठान हम का किस में बनाते हैं? अग्नि में बनाते हैं ना, अग्नि पे रख के ही तो मिष्ठान बनाया जाता है। तो अगर मिष्ठार्थ शब्द आए, मिष्टार्थ, तो वो कहाँ कहा गया है? तो अग्नि पुराणकार ने कहा है। इसके बाद कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं, पाश्चात्य आलोचक भी कहते हैं कि लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। इसके बाद है वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है। शांति के क्षणों में एकत्रित संयोगों से उत्पन्न सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह ही काव्य है। वर्ड कब हम सोचते हैं? जब शांति का क्षण होता है तभी तो हमारे दिमाग में वर्ड आते हैं। अगर कहीं हलचल शोर मच रहा है तो वर्ड कैसे आएंगे? तो शांति के क्षण में क्या सोचते हैं? वर्ड सोचते हैं, तब जाके अगर एग्जाम में पूछे शांति के क्षणों में एकत्रित संयोगों से उत्पन्न सशक्त, ऐसी परिभाषा रहे तो शांति के क्षण में हम वर्ड सोचते हैं, तो ये किसकी परिभाषा है? वर्ड्सवर्थ की है। कॉलरिज का आता है काव्य विज्ञान का विलोम है जिसका निकटतम उद्देश्य आनंद है, सत्य नहीं। अब कॉलेज को हम कॉलेज कर लेते हैं। कॉलेज में हम क्या सीखते हैं? विज्ञान होता है ना, कॉलेज में तो विज्ञान सब्जेक्ट होता है, तो और विलोम भी सीखते हैं हम कॉलेज में जाके। तो कॉलेज की परिभाषा क्या है? काव्य विज्ञान का विलोम है। विज्ञान हम कहाँ सीखते हैं? कॉलेज में, तो कॉलेज की ये परिभाषा है। इसके बाद और भी हैं कुछ हमारे विद्वान जो काव्य के बारे में अपना मत देते हैं। कॉलेज ने सार्थक एवं सुंदर शब्दों में व्यवस्थित अभिव्यक्ति को ही काव्य माना है। ये हो गया है। इसके बाद हडसन में से हम सन निकाल लेते हैं। भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या काव्य है। जो सन होता है, सन मतलब जो पुत्र होगा, उसमें भाव तो होना चाहिए ना, कल्पना करने की क्षमता तो होनी चाहिए। तो हडसन की परिभाषा क्या है? सन में भाव होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए। परिभाषा है भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या काव्य है। इसके बाद है जॉनसन से मैंने याद किया था। जॉनसन जो पाउडर होता है, बुद्धि की सहायिका के रूप में कल्पना को लेकर आनंद के साथ सत्य को अनुबंधित करने की कला काव्य है। बुद्धि की सहायिका, हम बच्चों को क्या करते हैं? उसकी सहायिका ही तो मानते हैं। जॉनसन को क्या करते हैं? बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको लगाते हैं, तो क्या है वो? सहायिका ही तो है। तो जॉनसन सहायिका जैसा शब्द दिखे तो हम किसका लगाएंगे? जॉनसन को लगाएंगे। ये बहुत पूछा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काव्य के बारे में इनका मत है, ये बहुत पूछा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम क्या है? कविता है। अंतःकरण में कौन बसता है? महावीर मतलब हनुमान। जो महावीर होगा वही तो अंतःकरण में रहेगा। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। किसकी परिभाषा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। इन्हीं की परिभाषा है साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। ज्ञान राशि, जो महावीर है वो ज्ञान राशि के समान ही है, समझ लो। और ज्ञान राशि को कहाँ रखा जाता है? अंतःकरण में ही रखा जाता है। तो ये दोनों परिभाषा किसकी हो गई? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ये भी पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट ये क्या कहते हैं? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है।
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बाल जो कृष्ण हैं बाल रूप में, वो सबके जन समूह के हृदय में रहते हैं ना। जन समूह के हृदय में कौन रहता है? बाल कृष्ण रहते हैं। तो बाल कृष्ण की परिभाषा हो गई, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। प्रेमचंद ने क्या कहा है? साहित्य जीवन की आलोचना है। जब प्रेम करते हैं तो आलोचना तो होती ही है ना, प्रेम किए तो आलोचना होगी। तो अगर ऐसी परिभाषा पूछे साहित्य जीवन की आलोचना है तो हम किसको लगाएंगे? प्रेमचंद। नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है, काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मानव मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। अब इसमें देखना है नंद दुलारे, जो नंद के दुलारे थे अर्थात कृष्ण, वो क्या थे? प्रकृति के बीच में रहते थे ना, मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना, उनके अंदर नैसर्गिक सौंदर्य था कि नहीं? वो सांवले थे फिर भी सबको आकर्षित करते थे। तो नैसर्गिक की बात आए, नैसर्गिक सुंदरता किसके अंदर थी? तो नंद के दुलारे को थी, तो नंद दुलारे वाजपेयी। इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। जब कोई 1000 बार कोई काम करोगे तो उच्छलित होगा ना, आनंद तो आएगा ही। हजारी से 1000 कर लो तो कोई काम 1000 बार करोगे तो उच्छलित आनंद प्राप्त होता है। और इन्हीं की परिभाषा है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जब कोई काम 1000 बार कर रहा है तो उसके पक्षपाती तो हम हो ही जाते हैं कि हाँ ये काम ये 1000 बार कर रहा है, मतलब ये सफल तो होगा ही। तो जो काम कोई 1000 बार करे उसके हम क्या हो जाते हैं? पक्षपाती हो जाते हैं। किसकी परिभाषा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इन्हीं के एक और है जो वाकजाल करके है, तो वाकजाल से भी मैंने याद कर लिया था कि जा है और हजारी में भी जा है, तो वाकजाल वाली अगर परिभाषा पूछे तो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पंत की क्या परिभाषा है? साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन किसको कहा जाता था? लक्ष्मण को कहा जाता था। तो सुमित्रानंदन पंत लक्ष्मण कैसे रहते थे? गंभीर रहते थे ना, गुस्से में रहते थे हमेशा, गंभीर। तो साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का। केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं? मनुष्य में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह से मैंने सिंह निकाल लिया था, सिंह शेर कर लिया था। तो क्या करता है? मुंह में बचे हुए चावल की तरह खा जाता है ना इंसानों को, तो वही मुंह में बचे चावल की अगर बात हो तो हम केदारनाथ सिंह को लगाएंगे, अग्रवाल वगैरह को नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो सिंह होता है मुंह में चबा चबा के चावल की तरह सबको खा जाता है। इनकी परिभाषा क्या है? मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम कविता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे काव्य की जो परिभाषा है वो ख़त्म होती है। और अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, हमारी ट्रिक समझ आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।